The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। आरक्षण, बिहार और चुनाव, ये तीन शब्द जब एक वाक्य में आए तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ बिहार के वाल्मीकि नगर में एक चुनावी सभा के दौरान, जब नीतीश कुमार ने कहा कि जातियों को आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। चुनाव ना हो तब भी आरक्षण एक बेहद जटिल मुद्दा है और भावुक भी। तो आखिर नीतीश इस बयान से क्या कहना चाह रहे थे और जो उन्होंने कहा उसे लिया किस तरह जाए? आरक्षण पर दरोगा प्रसाद राय से लेकर मोहन भागवत की राय ने हमारी राजनीति में कैसा वर्तमान जना, ये बात करेंगे दिन की बड़ी खबर में। पाकिस्तान और भारत में बालाकोट कार्रवाई और उसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई को लेकर जो जिन्न बोतल से बाहर आया है उसे भी टटोलेंगे, लेकिन पहले देखिए ये वीडियो। फ्रांस में एक के बाद एक आतंकवादी हमलों में हत्याएं हो रही हैं, जिसकी वजह प्रथम दृष्टया इस्लामिक कट्टरपंथ को बताया जा रहा है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि आतंक के लिए एक धर्म को नहीं, धर्म की कट्टर व्याख्या को दोष दिया जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इनके खिलाफ कार्रवाई की बात की तो दुनिया भर में उन्हीं की आलोचना शुरू हो गई। ऐसे प्रदर्शन भारत में भी हुए। आस्था भावना का विषय है, उसे ठेस पहुंचे तो विरोध लाजमी है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि आस्था के नाम पर किसी भी हिंसा के खिलाफ खड़ा हुआ जाए। असहमति हिंसा की निंदा करते हुए भी व्यक्त की जा सकती है। खैर, अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना संक्रमण के 48,648 नए मामले सामने आए और 563 मरीजों की मौत हुई। 57,386 मरीज ठीक भी हुए। इन सबको मिलाकर देश में कुल मामले 80,88,851, कुल मौतें 1,21,090, ठीक हुए मरीज 73,73,375। दूसरी सुर्खी जम्मू कश्मीर से है। यहां कुलगाम जिले के वाकेपोरा इलाके में 29 अक्टूबर की देर शाम हुई आतंकी हमले में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। इनमें जम्मू कश्मीर बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन और 2 कार्यकर्ताओं उमर राथर और उमर रमजान के नाम शामिल हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसे टीआरएफ कहा जाता है, ने ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए घटना की निंदा करते हुए शोक जताया है। सुरक्षा बल इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं। इस साल जून से अब तक जम्मू कश्मीर में बीजेपी के 8 नेताओं कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। 8 जुलाई को बीजेपी नेता वसीम बारी, उनके भाई और पिता की हत्या कर दी गई थी। 4 अगस्त को कुलगाम के आखरन नौपुरा में बीजेपी के नेता और सरपंच आरिफ अहमद पर जानलेवा हमला हुआ। 6 अक्टूबर को गांदरबल में जिला भाजपा उपाध्यक्ष गुलाम कादिर राथर की हत्या कर दी गई। पिछले महीने सितंबर में बडगाम में बीजेपी कार्यकर्ता और बीडीसी अध्यक्ष को आतंकियों ने मार दिया। अब तक कई बीजेपी पदाधिकारी अपने पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की ओर। बिहार में पहले चरण का चुनाव हो चुका है। दूसरे और तीसरे चरण के लिए तैयारी चरम पर है। रोजगार से लेकर मुफ्त वैक्सीन के वादे हैं, लेकिन भारत की चुनावी राजनीति जाति बिना अधूरी सी है। जब तक जाति की बात ना हो, लगता ही नहीं कि चुनाव हो रहे हैं, और बिहार में भी यही हो रहा है। मंडल कमंडल के दौर से ही बिहार आरक्षण की राजनीति का गढ़ रहा है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आबादी के आधार पर आरक्षण की बात दोहराई है। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में 7 नवंबर को लोकसभा उपचुनाव भी होना है, क्योंकि जेडीयू सांसद बैद्यनाथ महतो का निधन हो गया था। अब उनके बेटे सुनील कुमार जेडीयू की तरफ से चुनावी मैदान में है।
यहां एक रैली में नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो चाहेंगे कि जितनी आबादी है उसके हिसाब से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। जहां तक संख्या का सवाल है, जनगणना होगी तब उसके बारे में निर्णय होगा। सुनिए नीतीश कुमार को। जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया तो सबसे पहले अपराध पर नियंत्रण हम लोगों ने किया और हमने प्रारंभ से कहा कि न हम अपराध को बर्दाश्त करेंगे, न भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करेंगे, न सांप्रदायिक दंगों को बर्दाश्त करेंगे। और उसके लिए हम लोगों ने काम शुरू से ही प्रारंभ किया। इसलिए हम तो आपसे यही कहेंगे कि जो काम हुआ एक एक चीज को याद रखिए, और संख्या वगैरह का सवाल है वो तो जो जनगणना होती है और उसी के बाद निर्णय होता है, और ये निर्णय कोई हम लोगों के हाथ का नहीं है जनगणना वाला। हम लोग तो चाहेंगे भी जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए, इसमें हम लोगों को कहां कोई दो राय हो सकती है। हालांकि उन्होंने जाति आधारित जनगणना की बात सीधे सीधे तो नहीं कही, लेकिन यह बयान उस चर्चित नारे के ही करीब है जिसमें कहा जाता था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यहां पर तेजस्वी यादव के एक बयान का भी जिक्र जरूरी है। पिछले दिनों तेजस्वी ने एक चुनावी सभा में कहा, लालू जी के राज में बाबू साहब के सामने गरीब सीना तान कर चलते थे। इस पर जेडीयू ने तेजस्वी पर जातीय ध्रुवीकरण का आरोप लगाया और कहा कि बाबू साहब शब्द राजपूत जाति को संबोधित है। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी ने सामान्य जातियों के 10% आरक्षण का विरोध किया था। इनकी राजनीति भूरा बाल साफ करो वाली ही रही है। भूरा बाल का मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ। लालू के समय से नारा चर्चित हुआ था। तेजस्वी के बयान पर आरजेडी की तरफ से कहा गया कि बाबू साहब शब्द से तेजस्वी का मतलब सरकारी बाबुओं और अफसरों से था, ना कि किसी जाति से। तेजस्वी का मतलब चाहे जो रहा हो, लेकिन यह उदाहरण सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि यह बात अंडरलाइन की जा सके कि बिहार में अगड़ी बनाम पिछड़ी जाति की राजनीति किस कदर हावी रहती है। इसका एक और उदाहरण साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। इस समय आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा के लिए एक गैर राजनीतिक समिति बनाने की मांग कर दी थी, जिस पर काफी विवाद हो गया था। बीजेपी को मोहन भागवत के बयान से किनारा करना पड़ा था। तब जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं थी और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। भागवत के आरक्षण वाले बयान को इस हार से जोड़ा गया। इसी अक्टूबर महीने में मोहन भागवत ने एक बार फिर आरक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि इसका लाभ सभी को नहीं मिल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मानी है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि जब तक जरूरत है तब तक आरक्षण लागू रहना चाहिए। कुल मिलाकर बिहार में आरक्षण के मुद्दे को छेड़ना आपके चुनावी नतीजों में असर डाल सकता है, इसलिए पार्टियां इस पर बहुत नापजोक कर बोलती हैं। लेकिन अचानक नीतीश कुमार के बयान के पीछे वजह क्या है? पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाली पार्टियां बार बार ये मुद्दा क्यों उठाती हैं? बिहार में आरक्षण के मुद्दे ने कब से जोर पकड़ा, इसके लिए आपको थोड़ा इतिहास में ले चलते हैं। पहले देश में आरक्षण के इतिहास पर बात करेंगे और उस बहाने बिहार से उसका सिरा जोड़ेंगे। फिर इस बात पर लौटेंगे कि नीतीश ने जो कहा उसके पीछे उनकी मंशा क्या हो सकती है। आजादी के बाद पहले दशक में ही पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मांग उठने लगी थी। दलित और आदिवासी वर्ग के लोगों को तो संविधान लागू होने के साथ ही आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था, लेकिन बाकी वर्गों का मामला अनसुलझा रह गया था। तब अन्य पिछड़ा वर्ग की परिभाषा तय करने और उनके उत्थान के वास्ते फॉर्मूला सुझाने के लिए जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने एक काका कालेलकर आयोग गठित किया। इस आयोग के पास 1931 की जातीय जनगणना का आंकड़ा मौजूद था। इस जातीय जनगणना में ब्रिटिश भारत के किसी राज्य का या प्रिंसली स्टेट में एक पूरी की पूरी जाति को अगड़ा, पिछड़ा, दलित, आदिवासी या अल्पसंख्यक मानकर एक हेडकाउंट किया गया था। इसके डाटा का इस्तेमाल कर काका कालेलकर कमीशन ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस आरक्षण को लागू करने से समाज में वैमनस्य फैल सकता है। इस आयोग की एक खामी यह भी थी कि इसमें सिर्फ बहुसंख्यक समुदाय के पिछड़े वर्गों की बात की गई थी, क्योंकि 1931 की जनगणना में अल्पसंख्यकों को पूरा एक समुदाय मान लिया गया था और उनमें पिछड़ों को आइडेंटिफाई नहीं किया गया था। 1967 में राज्यों के स्तर पर विपक्षी एकता का प्रयोग सफल हुआ और 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। इन सरकारों में पहली बार पिछड़े वर्ग के लोगों को पॉलिसी मेकिंग के स्तर पर सत्ता में भागीदारी का अवसर मिला और यहां से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की मांग तेज हो गई। 1969 में कांग्रेस बटी और फरवरी 1970 में बिहार में कांग्रेस के इंदिरा गांधी गुट यानी कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट ने दरोगा प्रसाद राय के नेतृत्व में एक मिलीजुली सरकार बनाई।
10 महीनों की इस सरकार की कोई खास उपलब्धि तो नहीं थी, लेकिन एक काम इस सरकार ने जरूर किया था और वो काम था बिहार में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के मुद्दे पर मुंगेरी लाल कमीशन का गठन। तथ्य ये है कि कांग्रेसी नेता मुंगेरी लाल खुद ओबीसी नहीं थे, वो अनुसूचित जाति से आते थे। मुंगेरी लाल कमीशन ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसमें पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण की सिफारिश की, लेकिन बिहार की कांग्रेसी सरकारों ने इस रिपोर्ट पर धूल की परत जमने दी और कोई कार्रवाई नहीं की। 1977 में निजाम बदला, देश का और साथ साथ बिहार का भी। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने और 1978 में उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया। लेकिन याद रखिए, कर्पूरी ठाकुर ने इसे हूबहू लागू नहीं किया था, उन्होंने इसमें भी सब कोटा निर्धारित कर दिया था। इस सब कोटा का मतलब यह था कि बिहार की जो संख्या के आधार पर और आर्थिक तौर पर मजबूत पिछड़ी जातियां हैं, जैसे यादव, कुर्मी, कुशवाहा, वैश्य, उन्हें 8% और अति पिछड़ी जातियां यानी ईबीसी, जिसमें आर्थिक और संख्या के आधार पर सैकड़ों जातियां आती हैं, उनके लिए 12% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसे कर्पूरी फॉर्मूला कहा जाता है। इस कर्पूरी फॉर्मूले के साथ ही बिहार ओबीसी आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बना। इसके बाद बिहार में बहुत विवाद हुआ। दूसरे राज्यों और केंद्र सरकार की नौकरियों में भी इस तरह की व्यवस्था करने की मांग उठने लगी। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की और इसे मंडल आयोग कहा गया। जनवरी 1979 में मंडल आयोग ने अपना काम शुरू किया। इस आयोग के अपना काम शुरू करने के कुछ ही महीनों बाद जुलाई 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिरा दी गई और तब जनता पार्टी से टूटकर बनी जनता सेक्युलर की चौधरी चरण सिंह की सरकार ने सत्ता संभाली। लेकिन कुछ ही हफ्तों में यह सरकार भी चली गई और मध्यावधि चुनाव हो गए। इस चुनाव में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हो गई। दिसंबर 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को सौंपी। इस रिपोर्ट में सभी धर्मों के पिछड़े वर्गों की पहचान की गई और उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की गई। इस रिपोर्ट में सभी धर्मों के ऐसे 3,500 से भी ज्यादा जातियों की पहचान की गई जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के दायरे में बताया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अनुसूचित जाति और जनजाति से इतर पिछड़ा वर्ग। करीब 9 साल तक यह रिपोर्ट सरकारी फाइलों में धूल खाती रही। लेकिन फिर आई 7 अगस्त 1990 की तारीख, मंगलवार का दिन। उस दिन देश में सब कुछ सामान्य ढंग से चल रहा था। जो थोड़ी बहुत खटपट थी वो जनता दल के आला कमान के स्तर पर यानी प्रधानमंत्री वीपी सिंह और देवीलाल के बीच थी, लेकिन आम जनजीवन पूरी तरह सामान्य था। शाम को केंद्रीय कैबिनेट की रूटीन मीटिंग हुई और हर हफ्ते होने वाली कैबिनेट की रूटीन मीटिंग की तरह इस मीटिंग में भी कुछ खास एजेंडा नहीं था। उस दिन दिल्ली में मौजूद सभी मंत्री कैबिनेट की बैठक में भाग लेने वीपी सिंह के आवास पर पहुंचे। लेकिन बैठक के दौरान ही प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के सदस्यों से कहा, मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करना हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है और अब इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का समय आ गया है। इसी उद्देश्य से आज मैं इस आयोग की एक सिफारिश आप लोगों के सामने रखता हूं, जिसके तहत सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान करने की सिफारिश की गई है और आप सबसे ये उम्मीद करता हूं कि आप इस पर अपनी सहमति व्यक्त करेंगे। मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशों के बारे में बाद में सोचा जाएगा। उनकी इस बात को सुनकर मंत्रिपरिषद के ज्यादातर सदस्य चौंक गए। कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। केवल शरद यादव और रामविलास पासवान ने ही खुलकर प्रधानमंत्री की बात का समर्थन किया। सुझाव के तौर पर आगरा के जाट नेता और रेल मंत्री अजय सिंह ने दबी जुबान से ही सही लेकिन अपनी जुबान खोली और कहा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसी में थोड़ा बहुत इधर उधर करके जनरल कैटेगरी, जिनमें जाट भी शामिल थे, कि गरीब लोगों के लिए भी कुछ स्पेस बना दिया जाए तो कोई बवाल नहीं होगा, वरना इसका विरोध हो सकता है। लेकिन अजय सिंह की इस सलाह पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री वीपी सिंह के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी, लेकिन उसके बाद वही हुआ जिसकी आशंका अजय सिंह ने जताई थी। देश में हंगामा मच गया। छात्र सड़कों पर उतर आए, तोड़फोड़, हिंसा और आगजनी शुरू हो गई और इन सब के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज के छात्र राजीव गोस्वामी ने खुद को आग लगा ली। आत्मदाह की उनकी कोशिश में प्रशासन और डॉक्टरों ने तुरंत तो उनकी जान बचा ली, लेकिन अगले दिन जैसे ही सुबह का अखबार देश में लोगों के सामने आया और उसमें फ्रंट पेज पर आग की लपटों में झुलसते राजीव गोस्वामी की तस्वीरें छपी, उसके बाद तो पूरे देश में छात्रों के आत्मदाह का सिलसिला शुरू हो गया। इस भारी हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट की युवा वकील इंदिरा साहनी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उनकी याचिका पर संज्ञान लेते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्र ने मंडल आयोग की अधिसूचना पर तत्काल प्रभाव से
स्टे लगाने का ऑर्डर दिया। अक्टूबर 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 9 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया। नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मंडल आयोग की सिफारिशों पर अपनी मुहर तो लगा दी, लेकिन एक संशोधन के साथ। और संशोधन यह था कि ओबीसी में क्रीमी लेयर की पहचान की जाएगी और उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाएगा। क्रीमी लेयर का मतलब होता है पिछड़ी जातियों का संपन्न तबका, और इस तबके को आरक्षण नहीं मिलेगा। इस केस को इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होते ही भारत के सामाजिक ताने बाने का पूरा सीन ही बदल गया। पिछड़े वर्ग के लोग बड़ी संख्या में सत्ता और सरकारी नौकरियों में काबिज होने लगे और इसके साथ ही मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल का नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इसके बाद 2006 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने मंडल पार्ट 2 शुरू किया। इस बार मंडल आयोग की एक दूसरी सिफारिश को लागू किया। क्या थी ये दूसरी सिफारिश? सिफारिश ये थी कि सरकारी नौकरियों की तरह सरकारी शिक्षण संस्थानों मसलन यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज में भी पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए। इस बार भी बवाल हुआ, लेकिन सरकार अड़ी रही और ये भी लागू हो गया। 2010 में संसद में अचानक ये मांग उठनी शुरू हुई कि जातिगत जनगणना के 79 साल हो गए, लिहाजा एक बार फिर जातिगत जनगणना कराई जाए। लालू यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और गोपीनाथ मुंडे ने लोकसभा में ये मांग जोर शोर से उठाई। सरकार ने भी इस मांग को मंजूरी दे दी और जातिगत जनगणना कराने का फैसला ले लिया। लेकिन ये जातिगत जनगणना 1931 से एकदम अलग थी। 1931 में राज्य और प्रिंसली स्टेट्स में एक पूरी की पूरी जाति को अगड़ा या पिछड़ा मानकर जनगणना की गई थी, जबकि इस बार आधार जिले को बनाया गया था। साथ ही इसमें सामाजिक आर्थिक शब्द भी जोड़ दिया गया और अब इसका नाम बदलकर हो गया सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। मोटा माटी कहें तो अगर कोई एक जाति एक जिले में पिछड़ी तो दूसरे जिले में अगड़ी भी हो सकती है। यानी इसकी रिपोर्ट का सार्वजनिक होना मतलब एक बहुत बड़े पैंडोरास बॉक्स का खुलना। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर कर्पूरी फॉर्मूला यानी ओबीसी आरक्षण में सब कोटा का प्रावधान लागू करने के लिए जस्टिस जी रोहिणी कमेटी का गठन किया, लेकिन आज तक इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। अब नीतीश कुमार ने भी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की तर्ज पर आरक्षण का नारा उछाल दिया है। वैसे 1 साल पहले भी जाति जनगणना कराने का प्रस्ताव नीतीश विधानसभा से पारित करवाकर केंद्र को भेज चुके हैं। अब सवाल उठता है कि बीच चुनाव में नीतीश कुमार के इन सवालों को उठाने की क्या वजह हो सकती है। पहली वजह तो यह कि वो ओबीसी वर्ग में अपने कम होते जनाधार के प्रति चिंतित हैं। जाति जाति की पार्टियां खड़ी हो गई हैं और जब से नरेंद्र मोदी का चेहरा बीजेपी ने लगाया है तब से बीजेपी भी ओबीसी वर्ग में एक स्टेक होल्डर हो गई है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि 2015 के विधानसभा चुनाव का पूरा नैरेटिव ही मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा के इर्द गिर्द बुना गया था और इस नैरेटिव के सहारे नीतीश का तबका महागठबंधन 3/4 बहुमत हासिल करने में सफल हो गया था और बीजेपी को नुकसान हुआ था। इस बार भी नीतीश आरक्षण वाले दांव के साथ ओबीसी वर्ग में अपनी पुरानी पकड़ मजबूत रखना चाहते हैं। नीतीश ने जिस चिराग को छुआ है उसका जिन्न बहुतों से संभाले नहीं संभला है। उम्मीद ही की जा सकती है कि उन्हें अपनी बात की गंभीरता का अंदाजा होगा। अब चलते हैं पुलवामा आतंकी हमले पर मचे घमासान की तरफ। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी आदिल अहमद दार ने आत्मघाती हमला किया। बारूद से भरी एक गाड़ी को काफिले से भिड़ा दिया। इस हमले ने 40 जवानों को हमसे छीन लिया। 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार जाकर बालाकोट में जैश-ए मोहम्मद के ठिकानों पर बम गिराए। इसे पुलवामा हमले के जवाब और आइंदा ऐसी कायरता न करने की चेतावनी की तरह देखा गया। लेकिन अगले ही दिन 27 फरवरी की सुबह पाकिस्तानी वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में भारतीय ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। भारतीय वायुसेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का MiG-21 बाइजन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में क्रैश हो गया। विंग कमांडर वर्धमान को 1 मार्च के रोज भारत को लौटाया गया। भारत का दावा है कि क्रैश होने से पहले विंग कमांडर वर्धमान ने पाकिस्तानी वायुसेना के एक F-16 को भी गिराया। ये वो कहानी है जो भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन दोनों देशों में इसके अलग अलग संस्करण हैं। अब पाकिस्तान वाली कहानी में एक नई बात जुड़ गई है, तो दोनों देशों में 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2019 की घटनाओं पर दोबारा बहस छिड़ गई है।
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्षी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज माने PMLN के नेता अयाज सादिक ने कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की वापसी के प्रश्न पर पाकिस्तानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पैर कांप रहे थे। सुनिए। जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। सादिक की बात में पैर कांपने का विवरण मीम बाजों के काम ज्यादा आएगा, लेकिन जिस तरह वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री के हवाले से बता रहे हैं कि भारत रात के 9 बजे हमला करने वाला था, उससे इस बयान का महत्व भारत में भी बढ़ जाता है। भारत दुश्मन के कब्जे से अपने सैनिक को छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता, इसमें कोई भी दो राय नहीं रही। लेकिन क्या भारत इस बात को लेकर युद्ध जैसा कोई भीषण निर्णय लेता? इस बात का आंशिक जवाब हमें मिला एयर चीफ मार्शल BS धनोआ के बयान में। बालाकोट कार्रवाई के वक्त एयर चीफ मार्शल धनोआ वायुसेना अध्यक्ष थे। सुनिए उन्होंने सादिक के बयान पर क्या कहा। There are two parts to it. The main pressure on Pakistan was diplomatic and political, but there is also a military posture. The way he is saying that पैर कांप रहे थे or something like that, it is because you see the military posture was very offensive, not only of the Air Force, Army, Navy, Air Force, all three services. And God forbid if their misadventure on 27th they had hit some of our military installations, we were in a position to wipe out their forward brigades. अभिनंदन eject कर गया, हमें पता चल गया कि वो ये safely ejected. तो उस टाइम मैंने उनको बोला था कि हम आहूजा को वापस नहीं ला पाए, पर अभिनंदन को लेके आएंगे। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष बता रहे हैं कि पाकिस्तान पर मुख्य दबाव राजनीतिक और राजनयिक स्तर का था, लेकिन भारत की सैनिक तैयारी ने भी एक तरह का दबाव पैदा किया। अगर पाकिस्तान 27 फरवरी के रोज भारत के सैनिक ठिकानों को निशाना बनाने का दुस्साहस अमल में ले आता, तो भारत पाकिस्तान की अग्रिम टुकड़ियों का सफाया कर देता। यहां तक तो सब ठीक ही था, लेकिन 29 अक्टूबर के रोज पाकिस्तान से एक और बयान भारत में खबर बना। यह बयान था पाकिस्तान की इमरान खान सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी का। उन्होंने पुलवामा को पाकिस्तान की इमरान खान सरकार की कामयाबी बता दिया। ज्यादा अफसोस और दुख की बात होती है जब ये बातें होती हैं और ये लोग मुंह दूसरी तरफ कर देते। आप इख्तलाफ कीजिए, आप फौज के ऊपर, आप पाकिस्तान की हुकूमत पर तनकीद कीजिए, आप PTI के ऊपर तनकीद कीजिए, आप रियासत के ऊपर तनकीद ना कीजिए। अयाज सादिक साहब ने कल यहां पर बात की, कह रहे थे, पहली बात तो यह है, मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आप एक रियासत की एक एक्टिविटी में आपको इज्जत दी गई, आपको शामिल किया गया, आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। भारत में इस बयान से भूचाल आ गया। पुलवामा में जो हुआ वो आतंकवादी हमला था। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में सत्तारूढ़ पार्टी का एक मंत्री के सदन में खड़े होकर उसे पाकिस्तान की सरकार की कामयाबी बता रहा था, उसने सारी सीमाएं लांघ दी। वो भी तब जब इमरान खान ये कह चुके थे कि पाकिस्तान का पुलवामा हमले से कोई लेना देना नहीं है। तुरंत ये बात याद की गई कि किस तरह पुलवामा हमले के बाद श्रीनगर स्थित सेना की 15वीं कोर GOC लेफ्टिनेंट जनरल कंबलजीत सिंह ढिल्लों ने कहा था कि पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तानी सरकार, ISI और सेना का हाथ था। रात तक हंगामा खड़ा हो गया कि पाकिस्तान खुलेआम एक आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। तो फवाद चौधरी भारतीय प्रेस में स्पष्टीकरण देने लगे कि वो पुलवामा की नहीं बल्कि 27 फरवरी को पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की बात कर रहे थे। सुनिए। आपको पता हो कि जो बात मैंने कही है वो क्या कही है। 14 फरवरी को एक वाकया हुआ, एक 26 फरवरी को वाकया हुआ।
मैंने जो अपनी स्पीच की है वो 26 फरवरी के वाक़े को की है, जब हिंदुस्तान ने जुर्रत की थी पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर घुसने की, और उसके बाद हमने उसको रिटेलिएट किया था। फवाद अब कह रहे हैं कि वो 14 फरवरी नहीं 27 फरवरी की बात कर रहे हैं। अव्वल तो भारत में इस बात पर यकीन ही कम लोगों को हुआ, दूसरा ये स्पष्टीकरण जब तक आया तब तक तो हंगामा बहुत बढ़ चुका था। सुनिए पूर्व सेना अध्यक्ष और अब भाजपा सरकार में मंत्री जनरल वीके सिंह ने क्या कहा। पहले तो मैं पाकिस्तान के उन मंत्री का धन्यवाद देता हूं कि जिस बात को अब तक नहीं कबूल रहे थे उन्होंने कबूल ली। आतंकवादी घटना कराना अगर बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है या अचीवमेंट माना जाता है सरकार का, तो सिर्फ एक ही चीज दिखाता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। जितना इसके ऊपर दुनिया अलग अलग प्रतिबंध लगाए उतना ज्यादा अच्छा है दुनिया के लिए। और आपको मालूम है कि हमने तो हमेशा से यही कहा है, सरकार ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान के द्वारा हम परोक्ष युद्ध को झेल रहे हैं और पुलवामा के अंदर सारे तार पाकिस्तान की तरफ दिखते हैं। लेकिन भारत के अंदर बहुत से ऐसे पाकिस्तान प्रेमी भी हैं जो कि किसी समय सरकार में भी रहे, जो सोचते हैं कि पाकिस्तान की जितनी हिमायत की जाए उतना अच्छा है। आज शायद उनके मुंह पर भी एक अच्छा चांटा लगा है। लोग कितने निकृष्ट हो सकते हैं ये उनके बयानों ने आपको बता दिया। जो हिमायती थे पाकिस्तान के बारे में बात करते थे और अपने राजनीतिक फायदे के लिए बिना ये सोचे कि उसका क्या दुनिया के अंदर असर होगा, ये कहना कि सरकार ने ही कराया होगा। और इसीलिए इससे पहले भी इसी पार्टी ने एक भगवा आतंक की बात की थी, एक उसका बड़ा वो रूप बनाना चाहा इन्होंने। ऐसे लोगों के ऊपर जनता को लेश मात्र भी विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इनको खुले में जूते लगाने चाहिए। वीके सिंह पहले अफसर थे, अब नेता हैं, इसलिए पाकिस्तान के साथ साथ अपने राजनीतिक विरोधियों को लपेटे में लेना नहीं भूले। हमारी एक छोटी सी असहमति है बस, जो लोग कथित तौर पर झूठे दावे करते हैं उन पर कार्रवाई के लिए कानून है। खुले में जूते लगाने की बात एक मंत्री को नहीं कहनी चाहिए, लेकिन वीके सिंह अकेले मंत्री तो है नहीं। एक और मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने फवाद चौधरी के बयान को आधार बनाकर कहा है कि अब कांग्रेस और बाकी लोग जो साजिश की बात कर रहे थे वो देश से माफी मांगे। तो पाकिस्तान से बयान आया, फिर दूसरा बयान और फिर बयान पर स्पष्टीकरण, और अब हो रही है राजनीति। हम चलते हैं बिहार से आई ग्राउंड रिपोर्ट्स की तरफ। हमारी चुनाव यात्रा कहां तक पहुंची पहले वो जान लीजिए। 30 अक्टूबर 2020 आज की तारीख है। टीम हीरा है गोपालगंज में, टीम गंगा है मुजफ्फरपुर में, टीम सोन है गोपालगंज में और टीम कोसी है सहरसा में। पहली ग्राउंड रिपोर्ट टीम हीरा के हवाले से। भ्रष्टाचार होता है ये हम सब जानते हैं, लेकिन कैसे होता है ये सुनने का हमें मौका मिला। आप भी सुनिए। काम के लिए उन लोगों को बहाल किया गया, वो काम बखूबी करते हैं। क्या काम है उनका? जैसे खिचड़ी बनवाना, उसमें कमीशन खाना, बच्चों को खिचड़ी खिलाना, इसमें उनको महारत हासिल है। पॉलिटिक्स करना, राजनीति करने में वो शिक्षक से कम राजनीतिक दायित्व का निर्वहन बहुत अच्छी तरह से करते हैं। शिक्षा मित्र जो हैं राजनीतिक दायित्व का निर्वहन करते हैं जिस धरे में हो। इसलिए जिस काम के लिए अब उनको काम में लगाया जाता है, जनगणना करना है, पशु गणना करना है, खिचड़ी बना के खिलाना है, तो शिक्षक तो ठेकेदार हो गए, ठेकेदारी अच्छी तरह करते हैं। अच्छा, तो आप जिस काम में लगाएंगे तो उनसे वही अपेक्षा रखेंगे। तो सरकार ने काम में लगा दिया कि आप ठेकेदारी करो, खिचड़ी बना के खिलाओ, उसमें कुछ कमीशन खाओ। मास्टर साहब लोग अच्छी तरह बखूबी इसका निर्वहन करते हैं। अच्छा, ये कमीशनबाजी स्कूल में चलता है कि और दूसरे महकमों में? सब जगह फिक्स रेट रहता है कि सब ना एकदम वो पीसी के नाम से है। पीसी के नाम से परसेंटेज करके एक है। अच्छा, ये उद्योग। हाँ, वो क्या है पूरा हम नहीं बता सकेंगे, लेकिन परसेंटेज को पीसी लोग कैसे कहते हैं। हाँ। लेकिन ये परसेंटेज बिहार में है। अच्छा। ये हक है। ये हक है। और ये कब से चला आ रहा है? जैसे
ये शुरू से चला रहा है, हम लोग जब से देख रहे हैं, हम लोग जब से मान लीजिए 85 से 50 उम्र तो होगा, 55-56 तब से देख रहे हैं कि ये जब पीसी से चल देख रहा रहे हैं तब से पीसी है। और ऐसे है कि ये सरकार बहाल करती है, मान लीजिए कि ये योजना है, सरकारी एक योजना है, हाँ। और उसमें मुखिया धांधली करते हैं। अगर सरकार को लगा तो उसने कहा कि एक आदमी को बहाल करते हैं, जो नहीं करे तो मुखिया नहीं लेंगे, ईमानदार हो सकते हैं वह लेगा। अब निगरानी के लिए जितने लोगों को बढ़ाइए वह लेगा, नहीं बढ़ जा रहा है कमीशन, ऐसा है मुखिया जी? देखिए मैं कह रहा हूँ इसलिए कि मैंने नल जल का काम भी करवाया है। अच्छा बताइए। तो मुझे ऐसे ऐसे ईमानदार मुखिया मिले जिन्होंने कहा सात निश्चय में कि आप एक, जब मुख्यमंत्री का ये उद्देश्य है कि अच्छा पानी पिलाएं तो हम लोगों का धर्म है। मैं PhD हूँ, मैं हिंदी साहित्य में PhD हूँ। अरे वाह, जी हाँ। तो क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? डॉक्टर सतीश कुमार सिंह। डॉक्टर सतीश जी कुमार हाँ। सिंह। तो मुखिया जी लोग मिले, बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि मैं भी लाभ नहीं कमाऊंगा, मुखिया जी आप भी मत कमाइए जैसे मैं। तो मुखिया जी लोग ऐसे मिले जो 1 रुपया लेने के लिए तैयार नहीं हुए। हाँ। और आप देखेंगे कि सिंटेक्स का प्योर टैंक मिर्जापुर में लगा हुआ है, जिसके मुखिया आपके बगल में खड़े हैं। अरे यार, सरकार तो सामने तारीफ कर रहे हैं। सरकार 33,000 रुपए देती है फिटिंग्स के साथ, और वहाँ केवल टैंक का लगता है 50,000। मैं लगाता हूँ, मुखिया जी लगवाते हैं। लेकिन इसमें वीडियो का बनता है, उसमें GPS का बनता है। नहीं, ये नहीं बताएंगे ये आप बता दो। ये मैं बता दूं सबका बनता है। वीडियो का कितना कट होता है? कम से कम 5% वीडियो, ओवरसीयर का 5 कम से कम, 5% GPS का 2, 12%, पंचायत सचिव का 5, 17% हो गया। और भी लोग हैं जो पद मैं नहीं जानता हूँ, मुखिया जी बताएंगे। जो मेरे पीछे वो पद बताएंगे, कमीशन का परसेंटेज मैं बताऊंगा। आप पद बताते जाओ, मैं PC बता ले लेता हूँ। हाँ। जैसे मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि ये जो होता है ग्राम स्वराज में आपको सबसे निचले स्तर तक ले जाया जाए, अपनी पावर सशक्तिकरण हो, तो उन्होंने वार्ड को एक पावर दिया कि आप वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बनाओ और उसके अनुसार कार्य करो। मुखिया जी को जो पैसा आएगा वो वार्ड में ट्रांसफर करेंगे, वार्ड से वो 7 निश्चय का कार्य होगा। पर जितने एक वार्ड में हुए, एक सचिव हुए, एक मुखिया जी हुए, एक मुखिया जी के सचिव हुए, वीडियो साहब हुए, GPS साहब हुए, आपको मतलब ये जितने साहब हैं उतना ही PC जुड़ता जा रहा है। जी, किसी का 2%, किसी का 5%, किसी का 1%, बढ़ते काम करने के लिए पैसा कहाँ बचा जब PC में ही बट गया सब। मैं एक बात बताऊंगा आपको, सुना जाए, क्योंकि मुखिया जी को तो व्यवस्था के साथ रहना है, मुखिया जी बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अच्छा, मैं भी कुछ जुड़ा हुआ हूँ तो मैं भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, शायद मैं ज़्यादा बोल चुका। अब देखिए, मैं एक आपको बता दूँ, सबसे पहले जब नल जल का काम आया तो उसमें एक ये पाइप लगना था। पाइप की क्वालिटी थी क्या मुखिया जी, उसका क्या नाम था? CPVC लगना था। CPVC जिसकी ये विशेषता है कि अगर उस नली से पानी गुजरे तो गर्म और ठंडा का कोई कुप्रभाव न हो। अच्छा, पानी खराब न हो। हाँ। लेकिन पूरे बिहार में घूम जाइएगा, UPVC पाइप है, जिसमें अगर 2 घंटे धूप में पानी रह जाए तो आप उसको पी नहीं सकेंगे, इतना गर्म उसकी गंध से। नहीं, उसकी गंध से वो पानी खराब हो जाता है। वो मिट्टी के नीचे तो वो पाइप लगाई जा सकती है, वो ऊपर नहीं, खुले में नहीं। तो सरकार ने प्रावधान किया था कि CPVC पाइप दें, तो CPVC पूरे बिहार में केवल मैंने लगवाया है। मैं कम से कम 100 जगह, केवल मिर्जापुर में मैंने, एक आध जगह मैंने और किया है, वहाँ भी लगवाया है, तो किया है। लेकिन संजो ये देखिए, विशेषता ये देखिए कि उसकी बिलिंग, विपत्र बनाने का काम तो ओवरसीयर करता है। UPVC का उसने बिल कैसे बनाया? अगर ये बात कहीं उठाएं आप तो ये पूछा जा सकता है कि पूरे छपरा जिला में UPVC की पाइप लगी, बिल कैसे बना? जब CPVC लगना है, नहीं लगा, कैसे आपने विपत्र बना दिया? बना है, आप देख सकते हैं। अच्छा, आपको ये नहीं लग रहा है कि ऐसे कैमरे पे सब बोल रहे हैं तो नाराज हो जाएगा अधिकारी नाराज हो जाएगा तो क्या कर लेगा? हम ट्यूशन पढ़ाना कल से शुरू कर देंगे। हाँ, देखो ये ताब है ईमानदारी की। दूसरी ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है टीम सोन ने। सिद्धांत और रूहानी पहुंचे सीवान की एक पहचान है मोहम्मद शहाबुद्दीन से। राजनीति और अपराध के बीच जुगलबंदी का जीता जागता नमूना। शहाबुद्दीन आज सजायाफ्ता अपराधी है, लेकिन वहां लोग अब भी उसके बारे में कुछ कहने से कतराते हैं। देखिए। तो अभी आप बता रहे थे आप भी कि शहाबुद्दीन पर राजनीतिक रूप से आरोप लगते थे, सही बात है ये? बिल्कुल सही है। केस चल रहा है, सजा याफ्ता है अगला सर। तो राजनीतिक एक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है, वरना वैसे तो गरीबों के लिए ही काम किए हैं। छोटे लाल यादव नाम के माले के नेता थे, उनकी हत्या के जुर्म में शहाबुद्दीन इस समय जेल में।
ये तो पता नहीं है, लेकिन आम धारणा जो है, आम धारणा जो जनता में है, जो आम धारणा बनी हुई है, वो विकास पुरुष के नाम से बनी हुई है उनकी। ऐसी कोई धारणा नहीं है निगेटिव की। वो धारणा नहीं बनी है कि लोग बोलने से डरते हैं, साफ साफ बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दसियों लोग बोल के शहाबुद्दीन के बारे में बात नहीं करनी। अभी 10-15 साल से वो सत्ता में नहीं है, डरने की क्या बात है इसमें? खौफ का वातावरण ना पहले था। खौफ नेता का होता है कि क्रिमिनल का होता है, ये बताइए। खौफ, आप जो कह रहे हैं डरने वाली बात में खौफ झलकता है ना, ये ना पहले झलकता है, मैं मानता हूँ, मैं यही बात भी कह रहा हूँ। ये पहले ना था, ना आज भी है। पहले भी लोग प्रखर प्रवृत्ति के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान लोग करते थे, आज भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बदलाव नहीं है इस तरह का कि पहले बहुत खौफ था, आज खौफ नहीं है। विकास पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है। उम्र कैद हो गई सर उसको, अगले को उम्र कैद हो गई शहाबुद्दीन को। अरे सर, राजनीतिक षड्यंत्र से तो आपकी भी उम्र कैद हो जाएगी, हमारी उम्र कैद हो सकती है। बिल्कुल, राजनीतिक षड्यंत्र बहुत से। कौन कह राजनीतिक षड्यंत्र उनके लिए? अपोजिशन वाले। कौन अपोजिशन में था उस समय? हत्या, किसकी हत्या का आरोप है पता है आपको? अब ये तो हम माले भाकपा माले CPI ML के नेता की हत्या का आरोप है उन पर। हत्या के तो आरोप इससे इस तरह। वही माले अभी RJD में है संजय जी। वही माले RJD के साथ चुनाव लड़ रहा है अभी। हाँ, वही माले RJD के साथ। हाँ, तो क्या मुन्ना चौधरी हत्याकांड की बात की है ना? मुन्ना चौधरी हत्याकांड में मुन्ना चौधरी माले समर्थित व्यक्ति थे। उनका कोई वैसा राजनीतिक क्रियाकलाप नहीं था, चुनाव नहीं था उनका। हाँ, और उनकी हत्या गांव के आपसी विवाद में हुई। अच्छा, गांव के आपसी विवाद में हुई। हो सकता है शहाबुद्दीन को सजा क्यों हो गई? शहाबुद्दीन की सजा क्यों हुई हम तो आपको बता रहे हैं। तो ये कहानी कैसे पता अंधा होता है? तो कानून को कागज चाहिए। यहाँ के प्रशासन के लोग, यहाँ के शासन के लोग लिख के दिए, सजा हुई उनको। भय आदमी को तोड़ते तोड़ते वहां तक ले जा सकता है जहां से वो सच से अजनबी हो जाता है। सिद्धांत ने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब से बात की। हिना भी सांसदी का चुनाव लड़ चुकी है। सिद्धांत ने उनसे भी कुछ सख्त सवाल किए। कॉमरेड चंदू से लेकर माले के तमाम नेताओं की हत्याओं पर सवाल किए। तब हिना शहाब ने नीतीश पर ही आरोप लगा दिए। जो आपने कहा मर्डर के बारे में, जो इन लोगों का मर्डर हुआ, मैं दुखी हूं इन लोगों के भाई बंधु के मर्डर से। लेकिन वहीं पे अगर राशि सरकार की मर्डर होती है, हमारे नौजवान भाई की, हमारे मिनहाज की मर्डर होती है, हमारे वो चिमनी भाई लोगों की मर्डर होती है, दोहरे तेहरे सारे कांड होते हैं, वो व्यवसायी हरिशंकर सिंह का मर्डर होता है, तो ये सब कौन कराया? किसकी शह पे हुआ ये जंगल राज नहीं है, ये जंगल राज नहीं है, ये महाभ्रष्ट राज है। ये कब ये सारे मर्डर कब हुए मैडम? सब ये नीतीश सरकार में हुआ है। अच्छा, मतलब आपको लगता है नीतीश सरकार के प्रश्रय पे हुए, उनके समर्थन से हुए? बिल्कुल उनके साथ के लोग ही किए होंगे ना। तो ये सबको क्यों दबा दिया जाता है? क्यों ये एक ही रट लगाया जाता है तेजाब कांड? उससे मैं दुखी हूँ, मैं उनके दुख के साथ हूँ, मैंने कहा ना। लेकिन जब ये सारे मर्डर जब होते हैं एक पे एक, किसी को दुकान से खींचकर मारा जाता है, किसी को कहीं से मारा जाता है, तबरेज की होती है, दुकान वाले का क्या नाम है उसका होता है, 20 ऐसे मर्डर नामचीन लोगों का होता है जिसको फाइल में दबा दिया जाता है, उसको उखाड़ा नहीं जाता है। आपको हरिशंकर व्यवसायी का जो पचरुखी के थे, उनको 5 टुकड़ों में बांटकर 5 जगह खेतों में डाल दिया जाता है, उस पर कोई खंडन नहीं होता है, कोई मीडिया हा हुल्ला नहीं करती है। क्यों? मतलब आपका कहना है कि नीतीश सरकार में भी मर्डर्स हुए हैं, आपका कहना है, और उन पर हो हल्ला नहीं हो रहा है, ना उन पर बातचीत हो रही है। अब आपको बताते हैं कि 31 अक्टूबर 2020 को हमारी टीमें कहां रहेंगी। टीम हीरा मुजफ्फरपुर में, टीम गंगा भी होगी मुजफ्फरपुर में, टीम सोन पश्चिमी चंपारण में, टीम कोसी मधेपुरा में। दी ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको सुनाते हैं आलोक धनवा की ये कविता। कवि मरते हैं जैसे पक्षी मरते हैं, गोधूलि में ओझल होते हुए, सिर्फ उड़ानें बची रह जाती है। दुनिया में आते ही क्यों हैं जहां इंतजार बहुत और साथ कम।
स्त्रियां जब पुकारती हैं अपने बच्चों को, उनकी याद आती है। क्या एक ऐसी दुनिया आ रही है जहां कवि और पक्षी फिर आएंगे ही नहीं? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।